जय हिंद बच्चों। ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आज हम SKK बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सबको वायरस यानी विषाणु क्या है, इसके खोजकर्ता कौन है तथा इसमें कौन कौन से लक्षण विद्यमान हैं इत्यादि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सब अभी हाल ही में देखा होगा कि कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में या कह लीजिए कि पूरे विश्व में त्राहि त्राहि मची हुई है। कोरोना वायरस के फैलने से न सिर्फ लाखों लोगों की जानें गई हैं बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका भी छिनी है। बच्चों, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि कोरोना वायरस ये कोई नया वायरस नहीं है। इस तरीके के हजार वायरस आज से कई हजार वर्ष पहले पृथ्वी पर मौजूद थे और वह अपनी क्रियाओं के द्वारा मानव जीवन को प्रभावित करते आ रहे थे। तो उसी कड़ी में आज हम सबसे पहले अब बताएंगे कि विषाणु यानी वायरस है क्या। तो यहाँ पर लिखे हुए शब्दों पर नज़र डालेंगे तो वायरस अति सूक्ष्म आकार और सरल संरचना का एक संक्रामक एजेंट होता है। संक्रामक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कण जब किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में पहुंचते हैं तो उसे रोग युक्त कर देते हैं, यानी उसमें रोग उत्पन्न करते हैं। संक्रामक एजेंट होते हैं जो केवल जानवरों, पौधों या जीवाणु की जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि कर सकते हैं। इसका नाम लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है घिनौना, तरल या जहर। घिनौना, तरल या जहर। इसीलिए हिंदी में भी वायरस को विष का अणु यानी विषाणु कहा गया है। विषाणुओं की संरचना की बात की जाए तो इसकी संरचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है और बाहरी आवरण में बहुत सी प्रोटीन इकाई होती है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं तथा इस अकोशिकीय संपूर्ण कण को विरियान कहा जाता है। तो वायरस क्या है? अब इन शब्दों को सुनकर आपके दिमाग में बात आ गई हो कि वायरस हकीकत में है क्या। अब देखिए, वायरस अति प्राचीन समय से मानव जीवन को प्रभावित करता आ रहा है, इसलिए इसके विषय में बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत पहले से ही खोज करना शुरू कर दिए थे। सर्वप्रथम सन 1796 में एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक यानी काउपॉक्स विषाणु के कारण होता है। चेचक आज भले ही न दिखाई देता हो, लेकिन आज से लगभग 50 वर्ष पहले इस धरती पर बहुत ज़्यादा लोग चेचक से प्रभावित होते थे और कईयों की तो जानें भी चली जाती थी। एडवर्ड जेनर के बाद फिर सन 1886 ईस्वी में एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू में मोज़ेक रोग एक विशेष प्रकार के वायरस द्वारा होता है। 1886 में एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू में मोज़ेक रोग एक विशेष प्रकार के वायरस द्वारा होता है। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि तंबाकू आजकल भले ही हानिकारक माना जाता है, लेकिन पहले तंबाकू को एक ऊर्जा कारक पदार्थ के रूप में जाना जाता था। कुछ राजा तो अपने सैनिकों को तंबाकू खिलाते थे ताकि उनमें ऊर्जा आए और वो अच्छे से लड़ सकें। इसीलिए तंबाकू उस समय 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक एक महत्वपूर्ण पौधा बन चुका था। इसीलिए कई वैज्ञानिकों का ध्यान तंबाकू की तरफ गया।
उसी कड़ी में तंबाकू पर एक रोग होता था जिसे मोज़ेक रोग कहा जाता है, उस पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। तो सर्वप्रथम रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू में होने वाले मोज़ेक रोग का पता लगाया या अध्ययन किया। इसीलिए इवानोव्स्की को आधिकारिक रूप से विषाणु की खोज का जनक माना जाता है। विषाणु के खोजकर्ता आधिकारिक रूप से कौन है? इवानोव्स्की हैं। यह वायरसों की महत्ता कह लीजिए या उसका जो है संक्रामकता का ही परिणाम है कि कई वैज्ञानिक उसके क्रियाकलाप पर अध्ययन करने लगे और इस वायरस को कुछ लोगों ने सजीव माना और कुछ लोगों ने निर्जीव। लेकिन बाद में कुछ जो बातें निकल कर आई तो वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए गए और उसका लक्षण इस तरीके से है। विषाणु के सजीव एवं निर्जीव लक्षण। विषाणु कोष रूप में नहीं होते तथा इनमें बहुत से कोशिकीय अंग नहीं पाए जाते हैं। विषाणु का अगर निर्जीव लक्षण की बात करें तो विषाणु कोष रूप में नहीं होते। कोष यानी कोशिका के रूप में, यानी कि ये कोशिकीय नहीं होते तथा इनमें बहुत से कोशिकांग जैसे कि हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। और विषाणु के निर्जीव लक्षण में दूसरा देखेंगे, प्रत्येक विषाणु को क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उस समय इनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। ये धूल के समान इन्हें बोतल में बंद करके कई वर्षों तक या कह लीजिए हजारों वर्षों तक रखा जा सकता है। इनमें कोई भी क्रियाकलाप उस समय नहीं होगी। विषाणुओं में पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन और उपापचय की क्रियाएं नहीं होती हैं। जब ये क्रिस्टल रूप में रहते हैं उस समय इनमें पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन और उपापचय की क्रियाएं नहीं होती हैं। अब देखिए विषाणु के सजीव लक्षण। विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है यानी कि डीएनए या आरएनए, इनमें द्विगुणन होता है। नंबर 2, किसी भी सजीव कोशिका में ये पहुंचकर सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। ये जब तक बाहर रहते हैं इनमें कोई भी क्रिया नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये सजीव कोशिका में पहुंचते हैं तो इनके डीएनए में द्विगुणन होने लगता है और ये एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। विषाणु के सजीव लक्षण में नंबर 3 है, सजीव कोशिकाओं की भांति इनमें आरएनए या डीएनए मिलता है। बच्चों यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि विषाणु में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी गई मोज़ेक वायरस यानी टीएमवी की संरचना है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गोलाकार कुंडलित जो संरचना है आरएनए की है और ये जो अंगूर के गुच्छे की तरह दाने की तरह दिख रहे हैं, दरअसल ये कैप्सोमियर हैं और इस यहाँ से लेकर जो ये संरचना है, ये इसका जो बाहरी आवरण है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। अगर इनकी क्रिया विधि के आधार पर इनको डिवाइड किया जाए तो जीवाणु ये वायरस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 भागों में इन्हें विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है पादप विषाणु। पादप विषाणु यानी प्लांट वायरस। इनमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। प्लांट वायरस जो होते हैं यानी पौधों में पाए जाने वाले जो विषाणु होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं उनमें सिर्फ आरएनए आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। जैसे कि टीएमवी में यहाँ पर आप देख रहे हैं आरएनए वायरस, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ। और
दूसरा है जंतु विषाणु यानी एनिमल वायरस। इनमें न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और कभी कभी आरएनए होता है, लेकिन ज़्यादातर में डीएनए ही होता है। सिर्फ इन्फ्लुएंजा जैसे कुछ रोग हैं जिनके वायरसों में आरएनए मौजूद होता है। और तीसरा है जीवाणु भोजी विषाणु यानी बैक्टीरियोफेज विषाणु। यह केवल जीवाणु के ऊपर आश्रित रहते हैं तथा इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए पाया जाता है। बच्चों, वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादातर वायरस हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ वायरस यानी विषाणु मानव के लिए लाभदायक भी होते हैं, जैसे कि जीवाणु भोजी वायरस। ये जल को सड़ाने वाले बैक्टीरिया के ऊपर पनपते हैं और उनको नष्ट कर जल को शुद्ध करने का काम करते हैं। भारत की जो सबसे प्रसिद्ध यानी कि जो प्रसिद्ध भारत की जो सबसे पवित्र और प्रसिद्ध नदी गंगा है, उसके जल में जीवाणु भोजी वायरस बहुलता में पाए जाते हैं। यही कारण है कि गंगा जल को अगर बाटल में आप रख दें तो वह जल्दी खराब नहीं होता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको वायरस से संबंधित यह जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए बहुपयोगी मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद।